आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन एकेडमी बाय परवेज अहमद में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का अध्याय चौथा पढ़ा रहा था कार्बन तथा उनके यौगिक। मैंने कार्बन ने बताया था कि कार्बन भूपर्पटी में कितना प्रतिशत किस रूप में पाया जाता है और वायुमंडल में कितना पाया जाता है, उसका ईंधन कैसे किया जाता है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि कार्बन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है और उनके साथ ही मैं कार्बन के अपर रूप को भी बताया था कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। उनमें मैंने दो दो बताया था, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बताया था। मैंने उसका यूज भी बता दिया था, किसका यूज कहाँ पर किया जाता है। और उनके बाद मैंने बताया था कार्बनिक यौगिक यानी जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, और बाद में उनका बताया था जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किस प्रकार हुआ। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है। हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन या उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या। हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हो गए। और दूसरा है उनके व्युत्पन्न है, यानी उनके व्युत्पन्न क्या होते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि को जब हम पढ़ते हैं तब वे कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन का केवल अध्ययन करेंगे तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर का जब अध्ययन करेंगे तो उन्हें उनके व्युत्पन्न कहते हैं। देखते हैं हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जब केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होंगे तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है एलिफेटिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दूसरा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जब दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, दो कार्बन के बीच एकल बंध पाए जाते हैं तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जब दो कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध यानी जब डबल या ट्रिपल बंध पाए जाते हैं तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इनमें हो गया एल्केन जो है इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन हो गया, और एल्केन जो फार्मूला होता है वो है CnH2n+2। ये जो है एल्केन का फार्मूला है। अब जैसे अगर n = 1 रख दे तो हो जाएगा C1H2 × 1+2। अगर जब इसको हम जोड़ेंगे तो C1H4, तो 1 लिखते नहीं है तो इनका हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा CH4। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, सभी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये मीथेन के लिए हो गया, इनका नाम होता है मीथेन। अभी हम आपको आगे IUPAC नेम करना बताएंगे कि IUPAC नेम कैसे किया जाता है। ठीक,
अब ये मीथेन हो गया। अब देखिए जैसे अगर 2 कार्बन हो n इज इक्वल टू 2 हो तो हो जाएगा तो C2 इज इक्वल C2H2 इंटू 2 प्लस 2। अब इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो C2H 2 दूना 4 और 4 2 6 H6 हो गए। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन 6 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर देख रहे हैं 6 हाइड्रोजन हो गए। इस प्रकार जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तब उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। अब देखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो द्विबंध है, द्विबंध, और दूसरा जो है वो त्रिबंध है। यानी जब कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाए, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाए जाते हैं तब उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उनमें द्विबंध और त्रिबंध। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड पाया जाता है तब उन्हें द्विबंध कहते हैं। उसी प्रकार एक त्रिबंध है, जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तब उन्हें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध। त्रिबंध में जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तब उस प्रकार के यौगिक को हम त्रिबंध कहते हैं। अब देखिए जैसे द्विबंध है, यहाँ पर अगर हो जाए, इनमें जो होते हैं एग्जाम्पल में हो गए एल्कीन। द्विबंध में जो आते हैं वो एल्कीन हो गए। अब एल्कीन जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। अगर n इज इक्वल टू हम 2 रखें, 2 कार्बन के लिए है ना, तो n इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो C2H2 इंटू n के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 हो जाएगा। तब हो जाएगा C2 2 दूना 4 H4 हो गए। और यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए और 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन बराबर हो गए और कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है। अब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ 2 3 4 हो गई। उसी प्रकार इसका भी 1 2 3 4 हो गए। हम इन्हें इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा प्रदर्शित करें तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 मान लीजिए। चाहे यहाँ पर दे चाहे जहाँ पर लगाए बिंदु, केवल हमको कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु होती है वो 4 ही होती है। जब 4 हो जाएगी तो 4 हाइड्रोजन है, तो इसी प्रकार यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, अब 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर ये सब जो होंगे सिंगल बंध द्वारा जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम द्विबंध कहते हैं। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। त्रिबंध जो होते हैं इनका जो एग्जाम्पल होता है वो एल्काइन होता है, एल्काइन, ठीक, एल्काइन होता है। और उनका फार्मूला जो होता है CnH2n-2, ये जो है एल्काइन का फार्मूला है। अब अगर n इज इक्वल टू 2 हो तब हो जाएंगे C2H2 इंटू n के स्थान पर 2 हो जाएगा, 2 - 2 तो हो जाएंगे C2H 2 दूना 4, 4 में से 2 गए 2, यानी हाइड्रोजन जो है 2 है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है 2 है। अब इन्हें हम पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4
ठीक, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 4 हो गए। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन के बाकोस में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बंध द्वारा जुड़ जाएंगे और ये जो कार्बन है ये आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़ जाए, 3 बंध द्वारा जुड़ जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है 3 बंध द्वारा जुड़ रहे हैं। इस प्रकार के हम हाइड्रोकार्बन को त्रिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त में त्रिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जैसे अगर n इज इक्वल टू मान लीजिए 3 हो जाए, 3 हो गया, तब हो जाएंगे C3H2 इंटू 3 -2 -2 है, -2 घटा देंगे तब हो जाएगा C3H 3 दूना 6, 6 में से तो हो जाएगा 4, 4 हो गए। यानी हमको हाइड्रोजन 4 जोड़ना है। ठीक, अब यहाँ पर हम यहीं पर हम दिखा दे रहे हैं आपको कार्बन जो है 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3 ये हो गए। अब हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पर जो कार्बन है देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 संयोजकता कार्बन की कंप्लीट हो गई। अब उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 3 ये भी कंप्लीट हो गई और एक इधर है, 4 हो गया। अब ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 2 3 4 ये कार्बन की संयोजकता भी 4 हो गई। उसी प्रकार ये जो हो गई कार्बन 3 के लिए हो गई। आइए देखते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉन बिंदु के द्वारा आपको अच्छे से एकदम बताते हैं क्या है, कैसे बनता है। यही था C3H4 था, तो हम 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 3 कार्बन लिख दिए। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी इनके बाह्यकोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे प्रदर्शित कर दे रहे हैं, 1 2 3 3 हो गए। अब एक और जोड़ना है तो 4 इधर, हम 1 इधर जोड़ते रहे, 4 हो गए। अब उसी प्रकार इसमें भी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 यहाँ पर 1 2 3 4 4 हो गए। अब यहाँ पर भी कार्बन की संयोजकता 4 हमको प्रदर्शित करना है, तो 1 2 3 4 ऐसे हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक, अब ऐसे प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर देखिए हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं तो कार्बन को अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अगर ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लें तब हाइड्रोजन के बाह्यकोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएंगे। ये देखिए कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना। अब उसी प्रकार कार्बन के बाह्यकोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कार्बन के बाह्यकोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्यकोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर उससे 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो कार्बन भी स्थायी हो जाएंगे। अगर ये कार्बन देखिए 3 इधर है 2 इधर, या देखिए अब कार्बन की संयोजकता देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी स्टेबल हो गए। ठीक, उसी प्रकार ये कार्बन भी इधर से बॉन्ड बनाएगा, इधर से मतलब साझे में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हम जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में ही दिखा दिया था कि कार्बन किस प्रकार सहसंयोजक बंध बनाता है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर बना लिया। अब हाइड्रोजन अभी हमें एक ही दिखाए हैं, अभी हाइड्रोजन 3 और दिखाना है, तो एक हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं और एक यहाँ पर दिखा दे रहे हैं और एक यहाँ पर। अब उसी प्रकार कार्बन के बाह्यकोश में यहाँ पर भी 4 ही इलेक्ट्रॉन था, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये स्थायी हो जाएंगे। अगर ये सभी हाइड्रोजन से एक लेकर और एक कार्बन से ले तो इनका भी देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन भी स्थायी हो गए। अब यहाँ पर अभी देखिए हाइड्रोजन स्थायी नहीं, हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले
उसी प्रकार ये भी हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले ले, तब कार्बन जो हो हाइड्रोजन जो होंगे वो स्थायी हो जाएंगे और कार्बन जो है उनके वाहक उसमें भी इलेक्ट्रॉन की स्थायी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अगर इन्हें हम बाण द्वारा दिखाते हैं तो हम इन्हें साधारण ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही बंद द्वारा जुड़ रहा है तो एक हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तीन बिंदु द्वारा जुड़ रहे हैं तो 1 2 3 तीन बंद हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कार्बन एक और कार्बन है, कार्बन लिख दे देंगे, और यहाँ पर जो है एक ही बिंदु है तो यानी एक ही बॉन्ड बनेगा। और उसी प्रकार इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। इस प्रकार जो संरचना बनती है उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में त्रिक आबंध कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं त्रिक आबंध है तब उन्हें हम त्रिक आबंध कहेंगे। समवायता क्या? समवायता यानी आइसोमेरिज्म, वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं, समवायता कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि जब ऐसे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो अलग अलग हो तब इस प्रकार के यौगिक को हम समवायता कहते हैं। जैसे देखिए यही अगर मान लीजिए हम 4 कार्बन परमाणु जो एल्केन में भी होते हैं, एल्कीन में भी होते हैं, एल्काइन में भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 कार्बन वाली एल्केन की संरचना लेंगे। एल्केन के बारे में केवल देखेंगे, ठीक। एल्केन के बारे में देखेंगे जैसे कि 4 अगर जब एल्केन होगा तो उनका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन का फार्मूला है। अगर n बराबर 4 हो तब हो जाएंगे C4H10। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि अगर जब n का मान यहाँ पर हम 4 रखेंगे तब हमको C4H10 प्राप्त होगी, ठीक। देखते हैं इनकी संरचना कैसे बनती है। एक इनकी संरचना ऐसे बनेगी डायरेक्ट। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम दर्शा दें 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब इनमें 10 हाइड्रोजन है। अब 10 हाइड्रोजन को हम जोड़ दें, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देख रहे हैं 10 हो गया, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन कंप्लीट हो गए। ये संरचना बन गया एल्केन का। C4H10 का ये स्ट्रक्चर बन गया। ये जो है सीधी श्रृंखला संरचना है, देख रहे हैं एकदम सीधी है, इसमें कोई शाखा उखा कुछ है ही नहीं। तो ये है सीधी श्रृंखला संरचना, ये सीधी श्रृंखला संरचना है। अगर यही हम कार्बन को हम ऐसे प्रदर्शित करते 4 कार्बन है ना तो 2 हो गए 3 4 कार्बन हो गए। हमको 10 हाइड्रोजन जोड़ना है भी, तब यहाँ पर हम जोड़ते 1 हो गया 2 3 हो गए। यहाँ पर जोड़ दे 4, यहाँ पर जोड़ दे 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 4 भी कार्बन हो गया और 10 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो है ये शाखित श्रृंखला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनमें श्रृंखला के रूप में बना है तो ये शाखित श्रृंखला हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम लिए हैं ब्यूटेन, जो C4H10 जो है इन्हें हम ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन। अभी हम आपको RPSC अगले भाग में हम RPSC नेम बताऊंगा कि किस प्रकार किस यौगिक का कैसे नाम पड़ता है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले देखते हैं कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं सीधी श्रृंखला, यहाँ पर एकदम जो श्रृंखला बना है एकदम सीधा बना है और इनमें कोई शाखा नहीं है। और जबकि ये यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, परंतु यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन में शाखा निकला है। ये एक कार्बन इधर गया है, एक कार्बन इधर,
यानी कार्बन में शाखी श्रृंखला, ये शाखी श्रृंखला के रूप में है। यही कह रहा है कि जब परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक देख रहे हैं दोनों में समान है, परंतु इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जब होंगे वो अलग अलग होंगे, यही कहने का मतलब है। अब है क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जब किसी कार्बन श्रृंखला में ऐसे समूह जुड़ जाते हैं कि उनके रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं तो उस प्रकार के समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। आइए देखते हैं क्रियात्मक समूह कैसे कैसे क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर देखिए कार्बन यौगिकों की श्रेणी हम लिए हैं। कार्बन यौगिकों की श्रेणी किस प्रकार कार्बन, यहाँ पर पहला जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त जो होते हैं इनमें केवल एल्केन आते हैं। इन एल्केन देख रहे हैं यानी इनके बीच केवल सिंगल बाड होगा, देख रहे हैं जैसा कि आप फिगर में दिया गया है, एक एक है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, इनमें एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध पाया जा रहा है, जैसे अब दूसरा जो है एल्काइन, एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच इनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, क्रियात्मक समूह में ये शब्द है। अब अगला है एल्कोहल। एल्कोहल यानी जब कार्बन श्रृंखला से OH ग्रुप, यहाँ पर देख रहे हैं OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। उसी प्रकार अगला जो है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड यानी कार्बन श्रृंखला से जब CHO ग्रुप जुड़े होते हैं तब उस प्रकार के क्रियात्मक समूह को हम एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब अगला जो है कीटोन, यानी जब कार्बन श्रृंखला से जुड़कर कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तब उस प्रकार के समूह को हम कीटोनिक समूह या कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। अब उसी प्रकार अगला जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी जब कार्बन श्रृंखला से COOH ग्रुप जुड़े हों तब उस प्रकार के हम क्रियात्मक समूह को कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसी प्रकार अगला जो है एमीन। एमीन यानी कार्बन श्रृंखला से जब NH2 ग्रुप जुड़े हों तब उन्हें हम एमीन ग्रुप क्रियात्मक समूह एमीन बोलेंगे। ठीक, उनका क्रियात्मक समूह जो हो जाएगा एमीन होता है। हम इन सभी को जो आप यहाँ पर क्रियात्मक समूह देख रहे हैं, इन सभी का यूज हम आपको IPSC नेम में बताएंगे, एकदम क्लियर करके बताएंगे कि किसका नाम कैसे लिखते हैं, क्या क्रियात्मक समूह है। हम अगले भाग में मैं आपको उसमें अच्छे से बताऊंगा कि किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। अब अगली हेडिंग है कि सजाती श्रेणी यानी होमोलॉगस सीरीज क्या है। जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र क्रियात्मक सूत्र समूह समान हो तथा उन्हें अणु भार 14 के अंदर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजाती श्रेणी कहते हैं। यानी जब 14 देख रहे हैं अणु भार, जब 14 का अंतर यानी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में पाए जाते हैं तब उस प्रकार के श्रेणी को हम सजाती श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं CH2 का अंतर पाया जा रहा है, यानी अगर हम इनमें यहाँ पर एक कार्बन है, अगर इनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तब C2H6 प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर देखिए यही है कि C2H6 है और C3H8 है, इनमें भी CH2 का अंतर पाया जा रहा है। अगर हम कार्बन में 2 कार्बन में 1 कार्बन जोड़ देंगे 3 कार्बन हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तब हो जाएगा 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 3 कार्बन, यानी इनका मतलब ये है कि इनमें जब CH2 का अंतर पाया जाए तब उस प्रकार के श्रेणी को हम सजाती श्रेणी कहते हैं। अब देखते हैं सजाती श्रेणी की क्या विशेषताएं होती है। पहला जो है, इनमें सजाती श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि सजाती श्रेणी जब होंगे उन्हें जब कंपैरिजन करेंगे तो उन्हें जब एक या एक से अधिक समान प्रकार के जब तत्व होंगे तब उनके द्वारा ही हम क्लियर कर सकते हैं कि ये कैसे निर्मित किया गया है।
अब दूसरा जो है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रत्येक दो निकटतम सदस्यों के मध्य एक निश्चित अणुभार का अंतर होता है। यानी जो अणुभार है वो 14 का अंतर होता है। जैसा कि मैंने आपको सजातीय श्रेणी में हेडिंग में ही बताया था कि जो अणुभार है वो 14 अणुभार का अंतर होता है। यानी निश्चित अनुपात, जो अनुपात है अणुभार है वो अनुपात एकदम निश्चित रहता है कि 14 का ही अंतर पाया जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्या है। कार्बन के यौगिकों के समस्त समूह यानी CH2 या 14 अणुभार का अंतर प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि दो कार्बन के बीच, यही देखिए मीथेन और एथेन है, इन दोनों में जो अंतर है वो CH2 का अंतर है। ठीक, अब देख रहे हैं कि मीथेन का अणुभार जो है 16 है और एथेन का अणुभार जो है वो 30 है। यानी अगर हम 30 में से 14 को अगर हम घटा देंगे, यानी 14 को अगर हम घटा देंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। 16 प्राप्त हो रहा है यानी 14 का अंतर है। या अगर हम 14 घटा देंगे तो हमें मीथेन प्राप्त हो जाएगा। अगर यदि हम 30 में हम 14 जोड़ देंगे तो हमको प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। 14 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 44। अब अगला नंबर है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक अणुभार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें अणुभार द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है। और लास्ट नंबर है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में उनके भौतिक एवं अधिकांश रासायनिक गुण में एक क्रमिक वृद्धि या कमी पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि या उनमें 14 बढ़ते हुए क्रम में या 14 घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। यानी उसमें जो IPSC नेम है मैं उसको एकदम अच्छे से बताऊंगा।